नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है बनने के लिए, उनके कर्तव्य क्या हैं आदि। चलिए, अनुच्छेद 52 भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की समूची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है ना। तो राष्ट्रपति पद बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है, चलिए इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इंपॉर्टेंट चीज है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, परंतु वह संसद के किसी भी सदन और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, जो उससे पद ग्रहण करने से पहले उससे सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, परंतु वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल तथा संघ अथवा राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। देखिए, लाभ का पद यहाँ पे बता दिया गया क्या है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा यह वर्णन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उम्मीदवार के लिए, नामांकन के लिए। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराता है। ये धीरे धीरे संख्या बढ़ सकती है, कभी कभी यह 15,000 से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, दोनों सदन हैं लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्यों, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। जो 17वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। 17वां संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करने वाले सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी नहीं करने वाले सदस्य कौन कौन से हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव नियुक्त करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में वाद विवाद का निर्णय अगर करना हो तो कार्यवाही उच्च न्यायालय में होती है। राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी दलीय आधार पर नहीं होता है और इसमें चुनाव चिन्ह भी नहीं वितरित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी का व्हिप का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि आम चुनाव में आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल प्रणाली लागू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, इसे आप याद रखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुई। जब ये राष्ट्रपति थे उसी समय यह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, पद में रहते हुए या अपने शरीर को इन्होंने छोड़ा था। नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। ये याद रखिएगा, नीलम संजीवन रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। ठीक, नेक्स्ट, वीवी गिरी 1969 में निर्दलीय उम्मीदवार थे जो द्वितीय चरण की मतगणना में विजयी हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में जरा जान लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दो चीज है, अनुच्छेद 60 और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया
राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जीत के लिए उम्मीदवार को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। क्या करना होता है? मतों का कोटा प्राप्त करना होता है। जो कोटे का आशय है, यह देखिए फार्मूला दिया गया है, कुल वैध मत अपॉन निर्वाचित पदों की संख्या +1 देखिए ये फार्मूला है कोटे का आशय। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप से हो तथा राज्य एवं संघ के मध्य समानता हो। इसके लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा संसद सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। एक विधायक के मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसके बाद इसमें 1000 का भाग दिया जाता है। एक सांसद के मत का मूल्य निकालना हो तो जितने राज्य हैं, है ना, यहाँ राज्यों की संख्या परिवर्तित होती है, तो जितने भी राज्य हैं, राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मूल्य, जिसमें कुल निर्वाचित सांसदों का भाग दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला जो गुणांक ही एक सांसद के मत का मूल्य होगा। अनुच्छेद 56 जरा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने समय का होता है? यह 5 वर्ष का होता है। जिस तिथि से अपना पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रपति अपने पद के समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 61 पर आ जाते हैं, महाभियोग के बारे में है। संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आरोप में राष्ट्रपति के विरोध में महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है। महाभियोग के बारे में जरा इंपॉर्टेंट चीज है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उसके 1/4 सदस्य इसके प्रस्तावक होने चाहिए तथा राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वह उस पर विचार करता है, जबकि दूसरा सदन इसकी जांच करता है और राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं और महाधिवक्ता के माध्यम से रखवा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव किया गया हो उस सदन की सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी अन्वेषण अर्थात जांच करने के बाद इस प्रस्ताव को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो इस प्रस्ताव की जांच करने वाले सदन द्वारा पारित करने की इंपॉर्टेंट चीज है तारीख से राष्ट्रपति पदच्युत माना जाएगा। वहीं राष्ट्रपति एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, अन्य के लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, महाभियोग प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अगर होती है कि किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा संसदीय विधि के द्वारा निर्मित किया गया। अनुच्छेद 71, आइए अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन संबंधी विवाद के बारे में। अनुच्छेद 71 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को उच्चतम न्यायालय ने अवैध कर दिया है तब इसके द्वारा पहले संपादित किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। यदि उच्चतम न्यायालय ने अवैध कर दिया तो इसके द्वारा
तब इनके द्वारा पहले संपादित किए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर इस कारण कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि निर्वाचन मंडल में रिक्त स्थान था। 11वां संविधान संशोधन हुआ था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 है यह। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आइए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति, संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, यह अनुच्छेद 53 कहता है। प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, अनुच्छेद 75 और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं 75 में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, यह बताया गया। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, अनुच्छेद 75(2) में बात यह कही गई है। राष्ट्रपति मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, अनुच्छेद 75(4). तीसरी अनुसूची में हमारा पद का बारे में वर्णन किया गया है, शपथ के बारे में, पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। भारत का महान्यायवादी नियंत्रक महालेखा परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति, ये सब राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए कौन कौन सी नियुक्ति करते हैं, थोड़ा और बाकी है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विधायी शक्ति आइए देखते हैं। यदि संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति विधि निर्माण के लिए अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123। इंपॉर्टेंट चीज है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह कब, जब संसद के दोनों सदन और कोई सदन सत्र में ना हो तो। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र, प्रत्येक निर्वाचन के बाद आयोजित होने वाले प्रथम सत्र में दोनों सदनों को संबोधित करता है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि राष्ट्रपति संसद के केवल 2 बार प्रवेश करते हैं। क्या राष्ट्रपति संसद में केवल 2 बार प्रवेश करते हैं तथा भाषण देते हैं, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आयोजन पर तथा प्रत्येक निर्वाचन के बाद आयोजित होने वाले प्रथम सत्र के समय पर। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने की शक्ति रखता है। संदेश भेजने की शक्ति विधायी विषयों के अलावा अन्य विषयों के लिए भी होती है। अभी तक राष्ट्रपति ने संसद को कोई संदेश नहीं भेजा है। राष्ट्रपति कुछ विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसे विधेयक कौन कौन से हैं जिससे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए? पहला है, किसी ने राज्य के निर्माण या किसी राज्य की सीमा में या नाम परिवर्तन के लिए विधेयक लाया है तो अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ऐसा विधेयक जो धन विधेयक हो, अनुच्छेद 117(a), वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखा जाएगा। ऐसा विधेयक जिसने भारत की संचित निधि में से खर्च करने का प्रावधान हो, अनुच्छेद 117(3). वे विधेयक जो उन करों के बारे में जिनमें राज्यों का हित हो, उन सिद्धांतों के बारे में जिनसे राज्यों का धन वितरित किया जाता हो या किसी कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करता हो, अनुच्छेद 274। या विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाएगा। राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार, वाणिज्य तथा स्वतंत्रता पर प्रभाव डालते हैं, अनुच्छेद 304, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भेजा जाएगा। वहीं राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों, अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति प्रदान करते हैं। वहीं अध्यादेश के बारे में पढ़ के आज इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगला वीडियो हम फिर राष्ट्रपति का भाग 2 में बनाएंगे। अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। संसद के एक सदन या दोनों सदन की बैठक नहीं हो रही है तब अध्यादेश जारी होता है। राष्ट्रपति संघ सूची, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, परंतु जब अनुच्छेद 356 लगा हो तब राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी करते हैं। ये
राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। इसके प्रभाव 6 माह तक या सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक बाद तक रहता है। सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन जरूरी होता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीना 6 सप्ताह होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। RV IAS PCS क्लास में आज इतना ही। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।